हेलो 10th क्लास। कल हम लोगों ने उदाहरण 15 पर अपनी बात को छोड़ा था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि धारा की चाल और मोटर बोट की चाल जब अनुकूल दिशा में चलते हैं तो जुड़ जाती है, प्रतिकूल दिशा में चलते हैं तो घट जाती है। ठीक है, तो माना धारा की चाल x है, तो धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल, सापेक्ष चाल उसको कहते हैं, अनुकूल, तो 18 में x जुड़ जाएगा। जो मोटर बोट की चाल 18, उसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी, तभी तो जल्दी पहुंचेगी ना। तो धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल कितनी हो जाएगी? 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये प्रश्न हमने कल चूँकि पढ़ दिया था पिछले टर्न पर, इसलिए इस टर्न पर हम नहीं पढ़े हैं। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। कि एक बार हम फिर आपको बता दें कि ये प्रश्न है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर जब मोटर बोट धारा के अनुकूल दिशा में जाती है तो जो भी समय लगता है उससे प्रतिकूल आने पर 1 घंटा अधिक लगता है। तो हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है। हमने धारा की चाल x मानी, तो अनुकूल मोटर बोट की चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल 18 प्लस x, और धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल क्या होगी? 18 माइनस x। ठीक, अब सूत्र है समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, तो धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर, और चाल कितनी है? 18 प्लस x। इतना घंटा लगेगा अनुकूल जाने में, और धारा के प्रतिकूल जाने में लगा यही समय कितना होगा? 1 घंटा अधिक होगा। पहले से प्रश्न के अनुसार ये समय कितना होगा? 1 घंटा अधिक होगा। 24 बटे 18 माइनस, तो दूरी तो वही है लेकिन चाल कितनी हो गई? 18 माइनस x। अगर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें तो 1 आएगा, या यूँ कहो कि t का मान हम पहले वाले समीकरण से रख दें तो t का मान 24 बटे 18 प्लस x है पहले समीकरण से, तो ये मान आएगा। पक्षांतरण करने पर ये हम इधर कर लें तो ये बना। अब 18 माइनस x 18 प्लस x एलसीएम ले लें तो 24 18 प्लस x में ये आएगा कैलकुलेशन। इसको इधर कर लें, इसमें गुणा करेंगे 24 गुणे 18 प्लस 24x माइनस 24 गुणे 18 प्लस 24x बराबर a माइनस बी, a प्लस बी करेंगे, है ना। तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 324 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ ये कट जाएगा, 48x बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले आए तो ये बना आपका क्वेश्चन। अब 324 के खंड करें, ऐसा 2 खंड करें कि अंतर 48 आए, या सीधा हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा दें, ज़्यादा आसान रहेगा। a बराबर 1 है, b बराबर 48, c बराबर माइनस 324, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाला तो 3600 आया, और 3600 का वर्गमूल कितना होता है? 60 होता है। इस फॉर्मूले में रखा। ठीक, तो ये घटा लिया, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, घटाने पर नेगेटिव आया, जोड़ने पर ये पॉजिटिव मान आया, तो ये नेगेटिव मान तो अमान्य होगा, x का मान कितना आ जाएगा? 6। ये कैलकुलेशन तो आपको अपने आप से समझना पड़ेगा बेटा, सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और हम ये नोट्स भेजेंगे तो उससे आप देख भी लेंगे, अपने आप भी इसको कर सकते हैं सॉल्व करके, ठीक है ना। क्लियर है? अब आते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 4.3, जितने हम लोगों ने उदाहरण किए हैं उन्हीं उदाहरणों पर आधारित है ये सब। यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ और है, हमने यहाँ पहले ही पूर्ण वर्ग बनाकर इसको ज्ञात कर लिया, बाई चांस अस्तित्व था, लेकिन अस्तित्व है तो अस्तित्व है तो ये जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, जो हमने यहाँ पर किया बेटे, इस जगह पर नोट यहाँ दिया है। मूल अस्तित्व में है
ये जानने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम है यानी ऋणात्मक है तो मूल अस्तित्व में नहीं है, और नहीं है तो उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। बात समझ में है कि नहीं? अब यहाँ पर अगर हम निकालते तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता, ठीक है, तब हम ये मेथड निकालते। हमने वो नहीं किया, हमको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना चाहिए, और चूंकि ये ग्रेटर दैन 0 है तब हम इसे पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करेंगे। और पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करने का मेथड हम उदाहरणों में कई बार बता चुके हैं। एक बार यहाँ फिर और बता दे रहे हैं, दोबारा अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो हम नहीं बताएंगे, ठीक। 2 से देखो यहाँ भाग दे दिया। पहले तो क्या किया, 2 से दोनों तरफ भाग, चूँकि इधर 0 है तो भाग देने पर पूरा कट जाएगा, उधर 0 ही रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये बचा, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, y की जगह क्या होगा 7/4। क्यों किया, ये 2 में 2 का और गुणा कर दिया। क्यों 2 का गुणा कर दिया, क्योंकि यहाँ हमने 2 का गुणा किया था तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा। तो यहाँ जब नीचे 2 से भाग करेंगे तो 2 में गुणा हो जाएगा ना, 2 दूनी 4। और ये 7/4 किसकी जगह है, b की जगह या y की जगह, जो भी कह ले। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर यानी 7/4 का होल स्क्वायर। तो ये प्लस किया तो माइनस भी कर देंगे, है ना, और प्लस 3/2 ये रहेगा ही। ये तीनों पद मिलके क्या हो गया, x माइनस 7 माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, और 7/4 y की जगह x माइनस वाई होल स्क्वायर। ये और ये पद इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। सॉल्व करेंगे तो 25/16 आया। वर्गमूल दोनों तरफ निकालेंगे तो प्लस माइनस 5/4। ये माइनस 7/4 इधर आएगा तो प्लस 7/4, ठीक। चूँकि हर बराबर है, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। क्यों, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है। प्लस लेंगे तो 5 7 12/4 यानी 3, और माइनस लेंगे तो -5 और प्लस 7 2/4 यानी 1/2। तो x के 2 मान आए 3 और 1/2, ठीक। अब यहाँ सेकेंड क्वेश्चन से देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला। कितना आया 33, और जो है ग्रेटर दैन 0, अतः मूल अस्तित्व में है। ऐसे ही पहला भी करना है ना। अब फिर इसको पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व किया गया, ये आप अपने आप करोगे, ठीक है ना। 2 से भाग दे दिया। क्यों 2 से भाग दिया, पहला पद वर्ग बनाना है ना। 2 से भाग दिया और फिर इसके बाद ये एडजस्टमेंट किया और ये मान निकाला। चूँकि ये पूर्ण 33 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, इसलिए 4 लघुत्तम लेके माइनस प्लस माइनस 33, एक बार प्लस एक बार माइनस करके लिखा जाएगा आंसर ऐसे ही। क्लियर है बात आपको, ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन थर्ड और है ना। ये चूँकि पूर्ण वर्ग, अब इसमें भी बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकालना था, फिर हमने नहीं निकाला, आपको वो निकालना पड़ेगा। 4x², चूँकि 4x पूर्ण वर्ग है तो इसलिए 2x का होल स्क्वायर कर लिया। 2ab, 2a की जगह कितना है 2x, और b की जगह कितना होगा, क्योंकि ये 2 दूनी 4 यहाँ है, इसलिए भाग जो 2 से गुणा किया है उससे भाग देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ √3 किसकी जगह है, b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। अच्छा, ये √3 का स्क्वायर किया, माइनस √3 और प्लस 3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, √3 का, ठीक है ना। √3 का स्क्वायर अगर घटाएंगे तो कितना होगा, 3 ही तो होगा, -3 और +3 मिलके कितना हो जाएगा 0। तो ये 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो यही 2 मान आएंगे, यानी x बराबर -√3/2 -√3/2, ठीक। इसमें देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, -31 आया, और चूँकि ये लेस देन 0 है तब मूल अस्तित्व में नहीं है तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। इसी तरह प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब इस तरह का प्रश्न हमने आपको कराया है। ऐसे प्रश्न में हमने क्या बताया था, x से दोनों तरफ गुणा कर देना है, तो ये मान आया। बल्कि एग्जाम्पल ही की तरह है ये प्रश्न, केवल प्लस माइनस का शायद फ़र्क है, यहाँ प्लस था, यहाँ पर इसमें क्या है माइनस है। इसमें क्या किया, ABC निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 13 आया, ग्रेटर दैन 0 है इसलिए द्विघात सूत्र लगाया,
और द्विघात सूत्र लगाकर ये x के दोनों मान निकाल लिए। यह भी इस तरह का भी एक प्रश्न एग्जाम्पल में था। ये एलसीएम लेंगे x + 4x - 7 है ना, ये यहाँ गुणा होगा, ये यहाँ, इसको सरल किया, सरल करके ये x² - 3x + 2, इसको तो 2 1 कम 2 करके 2 1 3 आएगा। ये मध्य पद को हम बांट कर निकाल सकते हैं। केवल मूल ज्ञात करने को कहा गया है, तो मध्य पद को हम बांट कर भी इसका मान निकाल सकते हैं, या आप श्रीधराचार्य सूत्र भी लगा सकते हैं। ABC का मान निकाल के 20² - 4AC का मान निकाला 1 आया है ना, और श्रीधराचार्य सूत्र यानी द्विघात सूत्र मान यहाँ लगाया, तो x का मान 2 और 1। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 वर्ष पूर्व राम की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष राम की आयु का व्युत्क्रम माने अगर आयु 4 वर्ष है तो 1/4 व्युत्क्रम होगा, आयु 50 वर्ष है तो 1/50 क्या होगा, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने उल्टा। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना राम की वर्तमान आयु x वर्ष है, आज मान लो कितनी है, x वर्ष, तो 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x - 3, और 5 वर्ष पश्चात कितनी होगी, x + 5। आज से 3 वर्ष पहले x - 3, समझ रहे हो ना। जैसे आज आपकी आयु मान लो 15 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 12 वर्ष, 15 में से 3 घटाओगे, और 5 वर्ष बाद 15 में 5 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही x में से 3 घटाएंगे तो 3 वर्ष पहले की आयु, और 5 जोड़ेंगे तो 5 वर्ष बाद की आयु। और व्युत्क्रम का मतलब उनका उल्टा, यानी 1/x - 3 और 1/x + 5 का योग, देखो लिखा है योग कितना है, 1/3। अब तो देखो पिछले प्रश्न की तरह बन गया कि नहीं। अब इसको हम सरल करके, सरल किया तिर्यक गुणा करके, है ना, तो ये मान आया। 7 × 21 होता है, 7 में से 3 गया 4, देखो हमने वैसे ही कर दिया है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ श्रीधराचार्य लगाइए या कोई और मेथड लगाइए। 7 × 21 -4 लाना, तो -7 + 3 लेंगे, क्योंकि 7 और 3 -21 आना है ना, तो 1 - 1 प्लस होना चाहिए, तभी तो माइनस आएगा। ये सॉल्व किया, x - 7 x + 3 आ रहा, तो x = 7 होगा, क्योंकि -3 अमान उम्र नेगेटिव में नहीं होगी ना, उसकी आयु नेगेटिव में नहीं होगी। तो राम की वर्तमान आयु कितनी है, 7 वर्ष। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया था, प्रश्न भी हल भी समझ में आया होगा। आसान है या नहीं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 5। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। अब कितना गणित में था कितना अंग्रेजी में था ये तो नहीं पता, लेकिन दोनों को जोड़ा तो 30 आया। यदि उसको अंग्रेजी में, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो दोनों विषयों में प्राप्त अंक बताइए। ठीक, माना गणित में प्राप्त अंक x है, कितना मान लिया x, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा, 30 - x होगा। जैसे मान लो टोटल 30 है, अगर आपने गणित में 18 पाया है तो अंग्रेजी में कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि टोटल 30 में से 18 घटाएंगे तो 12 आएगा ना। वैसे ही मान लो गणित में हमने x पाया, तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा, 30 - x। ठीक, प्रश्न के अनुसार यदि गणित में 2 अंक अधिक होते, 2 अंक कितने होते अधिक, यानी x + 2 होता, और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते, यानी जितना था 30 - x से 3 क्या होता, कम, तो दोनों का गुणनफल, दोनों अंकों का गुणनफल कितना होता, 210। ठीक, अब ये 30 में से -3 घटाएंगे तो 27 - x होगा, और ये कितना हुआ, x + 2। इन दोनों का गुणनफल 210, दोनों को गुणा कर लें तो ये आ रहा, ये आया।
अब देखो 156 के 2 खंड करने की बजाय हमने क्या कर दिया, b² - 4ac पहले निकाल लिया। ठीक है, 156 का खंड करके भी आप निकाल सकते हो, 2 भागों में बांट के कि -25 आए, और नहीं तो आप इसको b² - 4ac निकाला तो 1 आया। अब सूत्र में अगर हम ये मान रख देंगे तो 13 और 12, x का मान 13 या 12। ठीक, तो अगर x का मान 13 होगा तो अंग्रेज़ी में कितना होगा, अंग्रेज़ी में कितना होगा 17, तभी तो 30 आएगा। और 12 होगा तो उसमें कितना होगा 18 होगा, या तो 12 और 18 होगा या तो 13 और 17 होगा। तो समझ गए कि नहीं, क्योंकि इसका भी योग 30 है और इसका भी योग 30 है। क्लियर है, क्योंकि दोनों ही मान धनात्मक आए हैं, 13 और 12 दोनों ही मान, x के दोनों ही मान धनात्मक आए हैं, तो दोनों ही अंक हो सकते हैं, 13 अंक भी हो सकता है और 12 अंक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अंग्रेज़ी में कितना 17 और 18 अंक आएंगे। ठीक है, अगर गणित में 13 होगा तो अंग्रेज़ी में 17, और गणित में 12 होगा तो अंग्रेज़ी में 18। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। विकर्ण आप समझते हो ना, छोटी भुजा यानी एक लंबाई और एक चौड़ाई। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मान लो छोटी भुजा x है तो बड़ी भुजा कितनी होगी x + 30, और विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और विकर्ण कितना होगा x + 60। तो अगर हम ये समकोण त्रिभुज को देखें तो ये कर्ण हो जाएगा, एक लंब होगा और एक आधार होगा। चित्र से स्पष्ट है कि x² और x + 30 का होल स्क्वायर बराबर x + 60 का होल स्क्वायर है ना। अब इसको अगर हम सरल करते हैं तो x² यहाँ भी x² ये तो कट जाएगा, लेकिन एक x² बचा रहेगा, है ना। और इसको सरल करेंगे तो आपके सामने ये बचेगा। 9 × 27 होता है, तो 90 और 30 है ना, दोनों जीरो को अगर एक 9 के साथ एक 3 के साथ कर दें तो 90 और 30, और 90 में से 30 गया 60 आता है, -90 + 30 करके हम गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक, ये गुणनखंड किया तो x का मान 90 और -30 आ रहा है, तो -30 तो अमान्य होगा क्योंकि लंबाई तो नेगेटिव नहीं होती। अर्थात खेत की छोटी भुजा कितनी है, चौड़ाई कितनी है 90 मीटर, तो लंबाई कितनी होगी 90 + 30 120 मीटर। ठीक है, और विकर्ण कितना आएगा 150 आ जाएगा। विकर्ण तो पूछा भी नहीं है। क्लियर है ना बात, समझ में आया। हाँ, प्रश्न 7 पढ़ देते हैं, देखते हैं इसके, अगर ये क्वेश्चन हो जाता है तो इसको भी कर लेते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या में x ले रहे हैं, बड़ी संख्या y ले रहे हैं, और दोनों वर्गों का अंतर, तो जो बड़ी संख्या का वर्ग होगा वो पहले लिखें और छोटी संख्या का वर्ग हम बाद में लिखें, तभी तो अंतर 180 आएगा पॉजिटिव। और जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये समझ पाए कि नहीं। x² = 8y है। दो शर्तें दी हैं, दोनों के अनुसार ये दो सूत्र बने। अब x² की जगह अगर हम 8y रख दें तो ये द्विघात समीकरण हो गया, है ना। 9 दूनी 18 करके, या 18 दहम 180, 18 में से 10 घटाएंगे तो 28 से 2 भागों में बांट कर हमने y का मान एक 18 निकाला और एक 10 निकाला, -10। तो -10 तो होगा नहीं, अमान्य होगा, ठीक है ना। तो y बराबर 18 लें तो 18 × 144, x² का मान 8y बोला है ना, 144 यानी x बराबर ±12।
ठीक, अगर y बराबर -10 है तो एक्स स्क्वायर बराबर -180 ये अमान्य, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब हम छोटी संख्या 12 या -12 ले सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या क्या लेंगे, 18 लेंगे। ठीक, बाई -12, क्योंकि x का मान -12 के लिए संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए बड़ी संख्या क्या होगी, 18 ही होगी, और छोटी संख्या क्या होगी, 12। ठीक, +-12 दोनों हो सकता है छोटी संख्या, लेकिन बड़ी संख्या 18 ही होगी, -10 नहीं होगी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 को हम नेक्स्ट टर्म पर करेंगे बेटा। क्लियर है? ओके बच्चों, थैंक यू।